आपने अभी कहा कि बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उनके अंदर व्यक्तित्व विकास होता है। पिछले 2 दशकों या मैं कहूँ कि 2 से ज़्यादा दशक बीत गए और छात्र संघ के चुनाव ना होना, जबकि इसी देश में डीयू के चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के, इसी देश में जेएनयू के चुनाव हो रहे हैं। ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसी संस्था है जिसमें पूर्वांचल का कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा होता है। कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा होता है। तो ये दृष्टिकोण बना क्या? ये दृष्टिकोण देखिए, जो भी नौकरशाही दृष्टिकोण जब भी आएगी तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आपको आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसी संस्था के बारे में कहा जा रहा है जिस संस्था ने अकेले ही देश में जो है 6 भारत हुआ। एक समय था जब संसद के गलियारों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ की धमक गूंजती थी। आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष, छात्र राजनीति का एक बड़ा नाम, जो कि इस समय भाजपा में पूरी तरह से भाजपा को मजबूती प्रदान करने में कार्य कर रहा है, वो नाम कोई और नहीं, डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी आपका। धन्यवाद सौरभ जी, और सभी श्रोताओं को इस अवसर पर सादर नमस्कार। छात्र राजनीति से होते हुए इस समय आप वर्तमान समय में मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं, तो इन सब सारी बातों को तो अभी हम इस पॉडकास्ट में करेंगे ही, लेकिन हम इससे पहले आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और कैसे राजनीति की तरफ आपका रुझान हुआ, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मूलतः भारत के हर परिवार की बात की जाए तो सभी किसी न किसी रूप में किसान परिवार से होते हैं, और मैं एक किसान परिवार से और अध्यापकों के परिवार से हूँ। मेरे बाबा एक संस्कृत के अध्यापक थे और संस्कृत के एक बड़े रचनाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत साहित्य अकादमी से उनकी कई पुस्तकें पुरस्कृत भी हुई, जैसे कादम्बरी का उन्होंने जो है नाटक के रूप में रूपांतरण किया, उसको लेके उनको पुरस्कृत भी किया गया था। और मेरे पिताजी भी शल्य शालाक्य के प्रोफेसर रहे, अब तो रिटायर कर गए हैं, यही वाराणसी में स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में। और उस समय जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का एक संकाय हुआ करता था, बाद में गवर्नमेंट ने। तो मूलतः मैं एक किसान परिवार से और एक अध्यापक परिवार से, ये मेरी पृष्ठभूमि है और सामान्य मध्यम वर्गीय आधार है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब आप आए होंगे, जब आपका एडमिशन हुआ होगा, तो परिवार की बड़ी आकांक्षाएं रही होंगी, फिर वहाँ से छात्र राजनीति की तरफ मुड़ना, तो ये रोमांचक, ये मोड़ आया कैसे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है, और वो मूलतः जो किशोरावस्था का दौर होता है, और जब आप विश्वविद्यालय में या डिग्री कॉलेज में जब प्रवेश करते हैं तो आप एक वय संधि पे होते हैं, आप किशोरावस्था से युवावस्था की ओर आपका प्रस्थान होता है। तो सोचने की दिशा में बदलाव भी होते हैं। किशोरावस्था के सपने दूसरे होते हैं, और मूलतः जब आप युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो सामाजिक जीवन, सामाजिक दृष्टिकोण की ओर एक आपका स्वाभाविक आकर्षण बनता है। तो मैं तो 1988 में यहाँ पे मैं बीएससी में मैंने प्रवेश लिया था। उस पहली बार 1987 में, उसके पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। 1988 में जब मैं प्रवेश लिया तो 87 से एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू हुआ था। तो ब्रोचा हॉस्टल में हम लोगों को रहना होता था। फिजिक्स में ज्योग्राफी ग्रुप का मैं विद्यार्थी था। और मैं कहूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपने जो पूछा कि बदलाव, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मूलतः जो है एक ऐसी संस्था के रूप में मैं देखता हूँ कि जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपका रूपांतरण करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है और एक आपको नया आयाम देता है। तो ये कारण रहा, विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और मैं उसे बदलाव भी नहीं मानता हूँ। जो करियरिज्म एक अलग जगह है कि आप पढ़ाई करके आप अपने व्यक्तिगत जीवन में करियर की दृष्टि से क्या उपलब्धियां पाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का जो मूल उद्देश्य है समाज जीवन के लिए, समाज के सभी क्षेत्रों के लिए व्यक्तित्व निर्माण, और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस महान परंपरा को धारण करते रहा है। आपने अभी कहा कि बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उनके अंदर व्यक्तित्व विकास होता है। पिछले 2 दशकों या मैं कहूँ कि 2 से ज़्यादा दशक बीत गए और छात्र संघ के चुनाव ना होना, जबकि इसी देश में डीयू के चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के इसी देश में जेएनयू के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या मूलभूत कारण है जिसके लिए किसी भी केंद्र सरकार में सत्ता अभी परिवर्तन भी हुआ? पहले कांग्रेस भी थी, फिर इस समय भाजपा को भी लगभग आपके 10 साल पूरे होने को हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, या वो क्यों इसको कराना नहीं चाहती है? देखिए, जब भी विद्यार्थी राजनीति की चर्चा होगी सौरभ जी, और जो विद्यार्थी राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते ही नहीं बल्कि उसके इतिहास की एक थोड़ी समझ रखने के नाते जब मैं देखता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत के विद्यार्थी राजनीति और युवा राजनीति के दो पावर हाउस रहे। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दूसरा जो है प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये विद्यार्थी राजनीति को और विशेष करके जो आंदोलनात्मक जो दृष्टिकोण रहा है उसको संचालित करने में इनकी भूमिका रही है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के साथ सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य इस दृष्टि में है कि इसने देश के कई राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया है। दुर्भाग्य यह है कि अपने पूरे इतिहास में यह कई बार भंग हुआ है, और लेकिन इस बार जो भंग हुआ 1988 के बाद, यह सबसे लंबी अवधि है। 1997 20 फरवरी को जो चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दरमियान ही जो है विश्वविद्यालय तत्कालीन प्रशासन और इन सब के एक दृष्टि के कारण जो है छात्र संघ को भंग कर दिया गया। तो एक लंबी बंदी है। ऐसे तो इसके इतिहास, जब मैं भी आया था 1988 में, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र संघ भंग था, 86 में भंग हुआ था, और फिर हम लोगों ने उसको आंदोलनात्मक स्वरूप से लड़ते हुए, भिड़ते हुए और डायलॉग करते हुए उसको 1992 में पुनः चुनाव हुआ। और मैं यह कह सकता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं जो जिस तरह के व्यक्तित्व, जिस तरह के लोगों के हाथ में जिस तरह के नैतिक और बौद्धिक ताकत से विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले कुलपति हुआ करते थे, वो इधर हमको देखने में नहीं आ रहा है। हम लोग के समय CS झा जी आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देश के महानतम विद्वानों में से थे, और उतने बड़े वो लोकतंत्रवादी भी थे। उन्होंने माहौल, हमने तो आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन को स्वीकृति देना, आंदोलन के मूल्यों को स्वीकार करना, ये उनकी बात थी। तो CS झा जी ने स्वीकार किया और अवसर दिया, बातचीत पे हम लोग आए और एक रास्ता बना। छात्र संघ के चुनाव हुए, कई वर्षों तक बड़े निर्बाध ढंग से, बड़े जो है एक अच्छे माहौल में छात्र संघ के चुनाव होते रहे। अब इसमें जो आपने सरकारों की बात कही, तो कांग्रेस के दौर में भी लंबे समय तक रहा और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी छात्र संघ भंग है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जरूर ये एक कहीं ना कहीं ये बात है कि कुछ तो है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होंगे, और जहाँ नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। मैं तो, मेरी ये मान्यता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को लेकर इतना भय जो है देश के जो है नौकरशाहों के मध्य क्यों है? एक लंबे समय से ये साजिश चल रही है। 1986 में UGC की जो तत्कालीन चेयरमैन थी, तभी उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसी संस्था है जिसमें पूर्वांचल का कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा होता है। तो ये दृष्टिकोण बना क्या? ये दृष्टिकोण देखिए, जो भी नौकरशाही दृष्टिकोण जब भी आएगी तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ होगी, और विशेष करके जो हमारी पूर्वांचल
की पृष्ठभूमि है, हमारे जो बिहार की पृष्ठभूमि है, यहाँ दो बात है। ये आर्थिक गतिविधियों से महत्वपूर्ण, यह लोकतांत्रिक और सामाजिक गतिविधियों को महत्व देने वाला क्षेत्र है। तो उस मिजाज का विद्यार्थी आएगा तो उसका जो है उसकी शैली दूसरी होगी। लेकिन इसके बावजूद आपको आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसी संस्था के बारे में कहा जा रहा है जिस संस्था ने अकेले ही देश में जो है 6 भारत रत्न दिए। तो ये पूरा नौकरशाही का जो दृष्टिकोण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर ही है। और ये तो मालवीय जी का तप है, जिस तरह से विश्वविद्यालयों के प्रति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो दृष्टिकोण है, और जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिस तरह से गुमराह दिखाई दे रही है, और जो है जिस तरह से नौकरशाही शिक्षा को लेकर गुमराह दिखाई दे रही है, उसकी परिणति है काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न होना। आप इस समय रूलिंग पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसा मुझे आपके बारे में पता है, लगभग 2 दशकों से आप लोगों ने संघर्ष किया कि छात्र संघ का ताला टूटेगा, छात्र परिषद बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी आज तक अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आपने कभी अपने नेतृत्वकर्ताओं से इस पर बात करने की कोशिश की, और अगर की तो उसमें क्या जवाब मिला, और क्या कारण है कि आज भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे? देखिए, ये जो 97 से मैंने बताया आपको जो है छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो विश्वविद्यालय के कुलपति आए, उसके बाद जो अधिकारीगण हैं, उनको उस वातावरण में रास आने लगा। रास आने क्या लगा कि उन्होंने, चूंकि बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके फंड भी हैं, और कई मामलों में मोदी जी ने जिसको जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया। उनका इस संस्था के प्रति विशेष दृष्टिकोण है। वो जब काशी हिंदू जब पहली बार आए तो माँ गंगा का भी उन्होंने आरती किया, और मालवीय जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना तो उनका नियमित का ये कार्यक्रम है। जब भी वो बनारस आते हैं, यदि ऐसा कोई विशेष परिस्थिति न हो या बहुत अलग हट के रूट ना हो, तो मालवीय जी के सिंहद्वार स्थित प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर उन्होंने ही जो है मालवीय जी को भारत रत्न प्रदान किया। उनके ही सरकार का ये निर्णय है। तो मालवीय जी के पूजा में उनके को लेकर एक अलग दृष्टि है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो वाइस चांसलर्स हैं, जो अधिकारी रहे हैं लंबे समय से, जो अधिकारी गण रहे हैं, वो जो बड़ा बजट है उसका दुरुपयोग करके संस्था के संसाधनों का अपने निजी हित में लाभ करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी गण हैं उनके साथ मिलके चित्र को कहीं न कहीं से जो है विकृत कर दिया है। इसलिए दृष्टिकोण लोगों का अलग है, इसलिए छात्र संघों को लेकर दृष्टिकोण अलग है। भाजपा ये कहती है कि मजबूत इच्छा शक्ति का मतलब है मोदी जी। धारा 370 हटाने में कामयाब होते हैं, 35 को भी जो है वो हटाने में कामयाब होते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यानी कि मोदी जी इस मामले में असफल हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो नौकरशाह हैं उनके ऊपर वो नकेल कसने में क्या ऐसा कारण है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि जो ये नौकरशाह हैं वो भाजपा की नीतियों से भी ऊपर हैं? आप भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, बताएं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो का पद है उस उनके ऊपर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसके बावजूद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर मोदी जी का कहीं न कहीं एक विशेष लगाव है। जैसे तमिल संगमम का आयोजन नियमित जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होना, और मैंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात आपको बताई। ट्रॉमा सेंटर जैसे अभी वहाँ पे 150 बेड का जो है नया आईसीयू बन रहा है। 200 था, यहाँ के विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मूर्खता के कारण वो सीमित होकर 150 हो गया, और उसमें जो है उसके बिल्डिंग की हाइट भी लोगों ने घटा दी। लेकिन जो सरकार का दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं जो उनके सामने जो चित्रण हो रहा है छात्र संघों को लेकर, अगर मोदी जी के सामने चित्रण हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये बताया गया होगा कि ये विश्वविद्यालय था तो हिंसा का जो है वातावरण था, चाहे ऐसे ऐसा करते हैं लोग, वाइस चांसलर लोग बड़ा लंबा सा डोजियर बना लेंगे और पता चला
तमाम जो है छात्र नेताओं के ऊपर लगे हुए मुकदमे या उस समय के छात्रों के ऊपर लगे हुए मुकदमे। लेकिन जब आप सही ढंग से आकलन करेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब से छात्र संघ नहीं है, विश्वविद्यालय में हत्याएं तक हो रही हैं और कई घटनाएं जिसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहूँगा। छात्र संघ जब से नहीं है तब से हॉस्टलों के बीच जो लगातार टकराव हुआ है, समूह के समूह में जो है छात्र आपस में लड़े हैं, दो हॉस्टलों के बीच में, उसमें सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं, छात्रों की हत्याएं तक हुई हैं। तो छात्र संघ एक डेमोक्रेटिक वातावरण बनाने में तो ये चित्रण किया जाता है कि अगर जो है विश्वविद्यालय में छात्र संघ होगा तो विश्वविद्यालय का एकेडमिक वातावरण खराब हो जाएगा। तो तस्वीर का एक पक्ष, ठीक है, नेतृत्व के समय कुलपति और उनके अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मूलतः जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, जो देश के बड़े काम है, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसरो जैसी संस्थाओं में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोग रहे हैं और प्रमुखता से रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व है वो सोचता है कि अगर जो है किसी भी रूप में यहाँ का एकेडमिक जो है इन्वायरमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी बड़ी संस्थाओं को पर्सनालिटीज कहाँ मिलेंगी। तो इस तरह का चित्रण कर देते हैं जिसके कारण लोग, लेकिन ये बात जो है अगर सही ढंग से, अब जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ की बात करेंगे तो जब मैंने बताया कि 88 में भंग हो गया, 92 में हम लोग आए, तो 92 के बाद पहला जो छात्र संघ का चुनाव हुआ उसमें जो अध्यक्ष हमारे जीते वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर हैं। ऐसे उसके बाद के जो है जो एक पदाधिकारी हुए वो देश के बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में जो है, तो बताना होगा कि यहाँ ऐसे भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं जो 6 बार वाइस चांसलर रहे हैं, 6 बार वाइस चांसलर रहे हैं। ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जो राज्यपाल भी है, ऐसे भी है केंद्रीय मंत्री भी है। राजनीति के साथ साथ एकेडमिक जगत में भी, मैं विश्वविद्यालय की खाली नहीं बात कर रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अपनी भूमिका है। दो यहाँ छात्र संघ, 3 छात्र संघ के पदाधिकारी ऐसे रहे हैं जो स्वयं वाइस चांसलर रहे हैं। तो बड़ी समृद्ध परंपरा है। नहीं, अभी आपने जैसे बताया कि मोदी जी को सही सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, ये मतलब मुझे थोड़ा सा अभी भी मैं इस चीज़ से आपके संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को सूचनाएं सही नहीं दी जा रही कि उनकी इच्छा शक्ति इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बंगाल के चुनाव में न जाने कितनी बटालियन अर्धसैनिक बलों को लगा करके वहाँ का चुनाव भी कराया जा रहा है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बंगाल से बड़ी परिधि में आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ का छात्र संघ, उसकी जो है डैमेज कंट्रोल करने में यहाँ की सरकार सक्षम नहीं है, सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, इस पे ज़रूर प्रकाश डालिएगा। देखिए, बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो उस पर आपने कहा ही, और बंगाल की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी। अगर शांतिपूर्ण चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पे आधारित निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए वो आवश्यक था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वो दोनों दो संदर्भ हैं। आप बंदूक के बल पे छात्र संघ चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो छात्र संघ के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण माहौल से, और मैं कह सकता हूँ कि आज भी और हम सब के कालखंड में भी आज भी विद्यार्थी राजनीति के में जो सक्रियता है, यहाँ के छात्र संघ नहीं है लेकिन यहाँ के छात्र नेता सक्रिय हैं। इसके बावजूद भी जो उनके मध्य हारमोनी देखने को मिलता है, जो समरसता देखने को मिलता है, वो अतुलनीय है। बात ये नहीं है, वो इस तरह से चित्रण जो है, चूंकि जो है मोदी जी 2014 में आए, 2014 के पहले 97 में छात्र संघ था, और 97 से पूर्ववर्ती इतिहास को इस ढंग से जिसको कहा जाए कि चित्रित किया गया है, तो सबके मन में एक दूसरा दृष्टिकोण आ जाता है कि इससे एकेडमिक इन्वायरमेंट खराब होगा। ठीक है, इस कारण से जो है ये इस तरह का वाइस चांसलर्स द्वारा और अधिकारियों द्वारा इस तरह का चित्रण किया जाता है, और उनको उनका चित्रण का अपना जो है स्वार्थ है इसके पीछे। जब आप उपाध्यक्ष चुने गए तो किस तरह की विश्वविद्यालय में चुनौती थी कि एक उपाध्यक्ष के तौर पे कोई ऐसी नियमावली जिसका परिवर्तन आपने कराया हो, या कोई ऐसी चीज़ लागू कराई हो जिसका लाभ आज तक की जनरेशन को मिल रहा हो, कोई अगर आपको याद हो तो? आप
उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो निर्णय हुए थे, पहले तो सीटों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में और अंडर ग्रेजुएट में हम लोगों ने छात्र संघ के पदाधिकारी रहते हुए, हमारे जो अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, हम सब लोगों ने मिलकर जो है उसका विस्तार कराया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात था कि पहली बार जो है विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था जो जिसको बड़ा कठोर उसके पूर्ववर्ती कुलपति ने हम लोग के मतलब जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ ही वो चले भी गए, रस्तोगी जी ने बड़ा कठोर बना दिया था। और उस परीक्षा व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय में लोगों को परीक्षा में प्रविष्ट होना और जो है डिग्रियों लेने में दिक्कतें आ रही थी, तो परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव हम सब ने कराया। इसके अलावा जो छात्र संघों में जो छात्रावासों में जो सुविधा था, उस छात्रावासों की सुविधा में बढ़ोतरी की गई। और जो सबसे बड़ी बात थी, हमारे कालखंड में हम लोगों के समय में कई छात्रावासों के निर्माण का हम सब ने प्रस्ताव कराया। हम इस सब के कालखंड में ये जो आप इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं उसका भी निर्माण हुआ। तो इस तरह की चीज़ें थी। और मूलतः जो है हमारे जो छात्र संघ का कार्यकाल था, तो विश्वविद्यालय में और अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों के मध्य एक समरस माहौल का निर्माण करना, ये उस छात्र संघ की उपलब्धि थी। वर्तमान समय में आप बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि हम इस कार्य में गलत तरीके से आ गए, हमको नहीं आना चाहिए था? कभी ऐसा मन में डर लगता हो? कभी ऐसा लगा आज तक? राजनीति के क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में दो तरह के लोग हैं, एक चाहत वाले और एक मिजाज वाले। तो हम लोग उस मिजाज वाले हैं, हमारा मन ही उस तरह का बना हुआ है। तो हमको किसी तरह का कोई अफसोस इस बात को लेके नहीं है। यद्यपि राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां हैं जिस पे जो है विश्लेषण करने पर ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे त्रुटि हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है, या गिरावट हो रही है। तो उसी को ठीक करने की का ही चैलेंज लेके हम आए हैं। अपना जितना भी दायरा है, अपना जितना भी परिवेश है, उस वातावरण को लोकतांत्रिक रखना एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लेकर इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं मन से हूँ, मैं किसी चाहत से नहीं हूँ कि ये लफ्दियाँ मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये लफ्दियाँ नहीं तो वो निराशा होती है। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है लिप्सा हो जाएगी तो आपको निराशा होगी, लिप्सा नहीं है। अभी आप पार्टी के 7 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर गए। आपकी पार्टी पे हमेशा आरोप लगता है कि आपकी पार्टी के पास एक विशेष तौर की वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर आप लोग कोई भी कितना भी उसके ऊपर कोई भी दाग लगे हों तो दाग अच्छे हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक की रील्स वायरल हैं, आप लगातार देख सकते हैं। जो राघव चड्ढा लगातार बीजेपी को किसी न किसी मुद्दे पे कोस रहे थे, और वो आज आपके साथ, आप उनको गुलदस्ता दे रहे हैं, आपने उनको राजनीतिक परिदृश्य पे अपने साथ ले आकर के खड़ा कर दिया है। आप बीजेपी की इस नीति से कितने सहमत हैं एक कार्यकर्ता के तौर पे? देखिए, आपने पहले ही कहा कि दाग साफ कर देती वॉशिंग मशीन है। तो दो तरह की चीज़ें हैं राजनीति में कि कुछ लोग मानते हैं कि दाग अच्छे हैं, तो वो बीजेपी दाग अच्छे के कॉन्सेप्ट वाली पार्टी नहीं है। हाँ, बीजेपी सब जिसके मन में भी लोकतांत्रिक बदलाव की चाहत है, या जिसका विश्वास है कि राजनीतिक दलों में लोकतंत्र बना रहे, और इस किसी भी दूसरे दल का भी है, उसमें उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा, चाहे जो आप सोच सकते हैं, जिस दल के 7 राज्य 10 में से 7 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो किस घुटन भरे माहौल में उस दल का कार्यकर्ता चल रहा होगा। कहीं ना कहीं जो है पूरी व्यवस्था जो है व्यक्ति केंद्रित है, कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है भ्रष्ट है। तो ऐसे लोग
एक राजनीतिक कार्यकर्ता की चाहत के रूप में अगर कहीं वो काम करते रहे हों और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको जो है भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। अगर कुछ ऐसा लगता है किसी में कोई त्रुटि है तो परिमार्जन करना तो ये राजनीतिक दल का एक दायित्व भी है। तो ये मान लिया जाए कि भाजपा एक परिमार्जन करने वाली पार्टी है। बेशक भारतीय जनता पार्टी जो है व्यक्ति का भी परिमार्जन करना, समाज का भी परिमार्जन करना और उसको संशोधित करके बेहतर बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है। अभी बंगाल चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं, और क्योंकि मुझे पता है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को आप अच्छे तरह से देखते हैं, उसमें अपनी जो भी सहभागिता है उसको आप करते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के अभी अमित शाह जी का बयान आया कि 170 के लगभग सीटें भाजपा जीत रही हैं। इस पे आपका क्या अपना गणित है? आप कहाँ तक देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच रही भाजपा? देखिए, अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई बात कही है और अभी तक चुनावी आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी भविष्यवाणियां गलत नहीं होती हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी किसी जो है आधारहीन तथ्य पर नहीं होता है। चुनाव की जो समझ है, उनका चुनावी राजनीति की जो समझ है, उसका जो है कोई तुलना नहीं है। और जो भी उनका जो है अभी तक उन्होंने भविष्यवाणी किया है उस दिशा में चुनाव के परिणाम आए हैं। तो 170 जब वो कह रहे हैं तो आप समझिए 170 का 75 हो सकता है, लेकिन 160 नहीं होगा। अतिरंजित करके नहीं। और मुझे भी जहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं भी जहाँ तक मीडिया के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो एक तो जो प्रथम चरण में जिस तरह से जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, और मतदान का प्रतिशत बढ़ना एक बदलाव की आकांक्षा का द्योतक होता है। और एक लंबे कालखंड से भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है हर पिछले 3 चुनाव को देखेंगे तो एक चुनाव से अगले चुनाव में अपनी संख्याओं में जितनी सीट पाई है उससे दुगना होती रही है। तो उस आधार पे भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जो मीडिया से लेके सारी चीज़ों जो जनता की आवाज़ आ रही है, ठीक है, कभी जो है 1984 में जब कांग्रेस छोड़ के जो है ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की या वामपंथियों से टकराव, तो वो ममता बनर्जी दूसरी थी। और आज जो ममता बनर्जी उभर कर आ रही हैं, देखिए कभी कहा था लॉर्ड एक्टन ने कि जो है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो मैं उनके व्यक्तिगत उस पर आरोप तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनका सिस्टम है लगातार जो है बंगाल में सरकार में रहने के नाते जो उनकी नौकरशाही है या उनके राजनीतिक दलों के अन्य लोग हैं, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो जनता के वोटिंग पैटर्न पे इसका प्रभाव पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि बदलाव की आकांक्षी जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी। 27 के चुनाव में भाजपा में अपनी भूमिका को कहाँ देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपका यह जो प्रश्न है, तो ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का आमूल चूल परिवर्तन किया है, सबसे पहले जो आम आदमी का सरकार पर जो विश्वास बना है वह अतुलनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसको माफिया प्रदेश कहा जा रहा था, और आज जो है माफिया जैसा कोई शब्द जो है अस्तित्व में नहीं है। जो माफिया है, या तो माफिया ऊपर चले गए या तो बिल में चले गए, दो ही जोग, या तो स्वर्ग लोग गए या तो पाताल लोग गए। पाताल लोग का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम जो है तमाम मीडिया और ऐसे जिंदा किया जाता है, लेकिन अब सारे लोग उन गतिविधियों से अपने को हटा के सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा जो है, दूसरा जो है
रोजगार के क्षेत्र में निरंतर जो है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, तो इसके परिणाम बनेंगे। और जो है रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह से रिजल्टों में धांधली होती थी, जिस तरह से सरकारी नौकरियों में धांधली होती थी, जिस तरह से उसमें जातिवाद का दौर देखने को मिलता था, वो सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। तो 27 का परिणाम बड़ा सुखद होगा, बेहतर होगा प्रदेश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी। आपने छात्र राजनीति में लगभग आपने 3 दशक से ज़्यादा का समय दिया है। साथ ही साथ इस समय आप बीजेपी की भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। क्या किसी बड़े नेता का कभी आपको कॉल आया कि आपको हम कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, या किसी बड़े दायित्व के लिए आपको कभी किसी ने भी कॉल किया हो, ऐसा कोई संदर्भ? देखिए, मेरा जो मिजाज है मूलतः, और आप बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि मैं शुरुआती दौर में ही जब राजनीति में आया एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, तो जनता के बीच में रहना, और विशेष करके जो आप सांगठनिक और उसकी बात कर रहे हैं, तो मेरा मन जो है मिजाज वो जनता के बीच में चुनावी मिजाज का मैं आदमी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस दिशा में कभी पहल ही नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी में मैं ये सोचूं कि मुझे जो है अमित शाह जी फ़ोन करें, प्रधानमंत्री जी फ़ोन करें, या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करें सीधे कि आइए आपको इस दायित्व को दिया जाता है, तो मैं इस तरह की बात सोचता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पहल तो दल पे करना ही होगा। मेरे तरफ से इस तरह की पहल भी नहीं आई और इस तरह का कोई फ़ोन भी नहीं आया। तो मैं इसको लेके किसी तरह का जो है न कोई भ्रम है मेरे मन में कि पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया, क्योंकि मैं सांगठनिक ढंग से, मैं विशेष करके जनता में काम करने में विश्वास करता हूँ। और मैं आने वाले विधानसभा में और विधान परिषद के लिए मैं एक चुनाव में लड़ भी चुका हूँ स्नातक निर्वाचन का। तो मैं सीधे जनता के बीच में चुनावी राजनीति के माध्यम से काम करने का पक्षधर हूँ। उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। अभी आपने कहा कि हमने पहल नहीं की, तो यानी कि नितिन नवीन जी अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो उन्होंने पहल की होगी? देखिए, नितिन नवीन जी सांगठनिक धारा के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी के माध्यम से, ठीक है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यह एक बड़ा संदेश जो है सभी कार्यकर्ताओं में देना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी केवल आज नहीं सोचती है, बल्कि भविष्य भी सोचती है और बहुत आगे का भविष्य भी सोचती है। तो एक युवा को जिस तरह से वो अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ लक्षण है और पार्टी के लिए बेहतरी के लिए बहुत बेहतर है। मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी को पहले की बीजेपी से आप कैसे अलग मानते हैं? अगर आप इसको कुछ संदर्भों के साथ अगर बता पाएँ। देखिए, मोदी जी की लीडरशिप और पहले की लीडरशिप दोनों में जब आप तुलना करेंगे, तो तुलना से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व रहा है, वो देश की जनता में सदैव एक आकर्षक नेतृत्व रहा है। चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भी हो, और मोदी जी के रूप में आज पूरी देश की जनता तो आकर्षक है ही। दूसरी जो बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर प्राप्त हुआ कि उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। तो ये जो पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का अवसर मिला, उसके पीछे जो है मोदी जी का जो एक आक्रामक ढंग है कि विरोधी दलों को जो है कि उनके चूक पर चुप रहने की जरूरत नहीं है। जब मैं सोचता हूं कि पिछले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण था, कहीं कहीं वो जो है राजनीतिक दलों की त्रुटियों के लिए माफ करने का भी एक जो नजरिया रखते थे, उसका जो है वोट के स्तर पे प्रभाव पड़ता था। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो आक्रामक दृष्टिकोण मोदी जी को देखने को मिला, तो इससे कार्यकर्ताओं में और भी उत्साह बना, और जिसका परिणाम आपको बंगाल के चुनाव में दिखाई देने जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर रहा। हाँ, आप एक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत नीति जो है पूर्व में भी रहा है, वो मोदी जी के भी कालखंड में रहा है,
और जो है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है वही वही सातत्य है, उसको एक विस्तार मिलता जा रहा है, आधार बढ़ता जा रहा है। तो उसमें थोड़ा दृष्टिकोण में कई विषयों पर परिवर्तन, जो अपेक्षित परिवर्तन है वो अपेक्षित परिवर्तन के लिए भी वर्तमान नेतृत्व जो है उस दिशा में कार्य कर रहा है। छात्र राजनीति के एक निर्भीक नेता से मेरी अभी बात हो रही है, तो मैं कुछ निर्भीकता वाले कुछ आपसे उत्तर मैं चाहूँगा। राजनीति गंदी होती है, इसके लिए आपको एक शिक्षक के तौर पे और एक नेता के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए तो सच क्या है? देखिए, राजनीति गंदी होती है ये सिद्धांत नहीं है, ये कोई परिस्थिति हो सकती है। राजनीति सभ्यता और संस्कृति के बदलाव का औजार है। मूलतः जो है राजनीति जो है समाज रचना का काम है। राजनीति कोई अलग तत्व नहीं है। अब परिस्थितियों में कुछ ऐसी दिशा में राजनीति चली जाती है या कुछ व्यक्तित्व के हाथ में ऐसे चली जाती है तो आप उसको राजनीति तो मूलतः जो जन सेवा का काम है, राष्ट्र सेवा का काम है। तो एक मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई जो है बुराई आई है तो वो अस्थायी होगी। राजनीति का काम ही है बुराई से लड़ना। अगर धर्म का काम है अच्छाई करना तो राजनीति का काम है बुराई से लड़ना। तो अगर मैं कह सकता हूं कि जो है राजनीति के क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं वो ही राजनीति को स्वच्छ बनाएंगे, और बिना स्वच्छ बनाए आप भारत को जो है दुनिया का सर्वोच्च देश नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में कहीं है, मैं एकदम इनकार भी नहीं कर रहा हूं कि एकदम स्वच्छ होगी। और सत्ता का और राजनीतिक दल का या जो इस काम में लगे लोग हैं उनके सामने तमाम जो प्रलोभन आते हैं, इन प्रलोभनों से दूर होने की दिशा में नीतियों का निर्माण करना ही जो है राजनीति का जो है काम है। अगर आपका बेटा भविष्य में आपसे कहे कि पिताजी मुझे राजनीति करनी है, आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना? मैं समझता हूं कि अगर मेरा बेटा ऐसा कहेगा तो मेरे लिए तो अत्यंत प्रसन्नता, और लेकिन वो दृष्टिकोण उसका क्या है। एक कैरियर के रूप में राजनीति को देखने का दृष्टिकोण आया है, वह लोगों में गहरी हताशा भी उत्पन्न कर रहा है। तमाम ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, कैरियर उसको, अब बहुत से लोग तो इसको जीविका का साधन बनाना चाहते हैं। राजनीति जीविका का साधन नहीं है, ये दूसरे के जीवन निर्माण का साधन है। अगर आप दूसरे के जीवन को ठीक करना चाहते हैं और उस समाज को ठीक करना चाहते हैं, अगर इस दृष्टिकोण से कोई राजनीति में आता है तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन इसको कैरियर ऑप्शन के रूप में अगर आप लेके आएंगे, ठीक है, आपको अवसर मिल जाएगा, आपका कैरियर बन जाएगा। कैरियर का तात्पर्य मतलब आप इसको जीविका का साधन बना लेंगे, इसको ऐश्वर्य का साधन बना लेंगे। आप तात्कालिक इस रूप से तो आप बड़े दिखाई देंगे, लेकिन आप कोई दूरगामी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं होंगे। फिर आपका जो राजनीति में आना औचित्यहीन सिद्ध हो जाएगा। आपके पर्सनल जीवन में राजनीति ने क्या दिया, क्या छीना? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, राजनीति का सवाल है। राजनीतिक कार्यकर्ता अगर ये सोचता है कि राजनीति ने मुझे क्या दिया, तो राजनीतिक कार्यकर्ता है ही नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता को हमेशा इस बात की विवेचना करनी चाहिए उसने समाज जीवन और राष्ट्र जीवन को क्या दिया है। तो इस दृष्टिकोण से मैं जो सोचता हूँ, तो मैं जो है एक स्मॉल फ्राई हूँ, बहुत ही सूक्ष्म जीव हूँ। मैंने समाज और राष्ट्र को कोई व्यापक योगदान नहीं दिया है। ये अभी भी मैं समझता हूँ कि मुझे भविष्य में परिस्थितियाँ ऐसी मिलेंगी, ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं समाज की और बेहतर सेवा कर सकूं, राष्ट्र की और बेहतर सेवा कर सकूं। क्या दिया राजनीति ने, ये प्रश्न तो मतलब मैं कहूँगा कि ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये नया उत्पन्न किया हुआ प्रश्न है।
भारत की जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बन रही थी, या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को आप देखेंगे, अगर उस समय के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ये सोचा होता, तो मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त 1947 भारत में एक इतिहास बन के, एक तारीख बन के नहीं आ रहा था, बस केवल एक दिनांक होता। लेकिन वो इतिहास बना, वो एक उपलब्धि के रूप में, स्वतंत्रता के मूल्य के रूप में, लोकतंत्र के मूल्य के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो उसका श्रेय उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि राजनीति ने मुझे क्या दिया। उन्होंने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो सर्वस्व निछावर करने का दृष्टिकोण जिसके पास हो, उसको राजनीति में आना चाहिए। अगर आपसे जानना चाहें कि आज जो अरविंद शुक्ल जी हैं, उनको, आज के अरविंद शुक्ल को बनाने के लिए जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है, अगर एक नाम आपसे जानना चाहें। मैं ये बड़ा आपका जो है विकट प्रश्न है। एक व्यक्ति नहीं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के निर्माण में कितने लोगों का योगदान होता है, वो आप उसका आकलन थोड़ा कठिन है। अब आप पढ़ाई के ज़माने में, मैं बात करूं, जब मैं विश्वविद्यालय में आया, तमाम ऐसे साथी थे, ठीक है, हम लोग थोड़ा भी राजनीतिक आयोजन करते थे, एक बैनर ही लगाना हुआ, एक धरना ही करना हुआ, तो अपनी पॉकेट मनी से वो लोग योगदान करते थे। बहुत ऐसे नाम होंगे जो चले गए, जो विस्मित हो गए। तो किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, संपूर्ण समाज का कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्माण में योगदान होता है। और किसी के जीवन में आता है कि वो एक किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख कर सके, तो आपको पूरा जो है कहीं ना कहीं से परिवार से सपोर्ट मिलता है, आपके मित्रों से सपोर्ट मिलता है, आपके समाज, आपके गुरुओं का सपोर्ट मिलता है, शिक्षकों का सपोर्ट मिलता है, तब जाके जो है चीज़ें बनती हैं और आपके अंदर वो साहस बल आता है कि आप जो है समाज के लिए लड़ते हैं। आपने स्नातक एमएलसी का चुनाव भी लड़ा, और अगर ईश्वर ने भविष्य में ऐसा मौका मिला कि आप स्नातकों की बात एक बड़े मंच पे ले जा सकें, उतना योग्य ईश्वर आपको बनाए, तो आप कौन सा ऐसा परिवर्तन लेकर के आना चाहेंगे जिससे कि आज का युवा लाभान्वित होगा? देखिए, स्नातकों के समक्ष जो है, स्नातकों का जब भी सवाल आएगा, जो भी स्नातक है, तो एक तो सबसे बड़ा सवाल जो रोजगार का आता है, हर स्नातक के सामने अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए। और दूसरा सवाल है, या मैं कहूँ कि दोनों में पहला और दूसरा क्रम आप नहीं कर सकते हैं, आगे की शिक्षा। एक जो ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहता है, आगे पीएचडी करना चाहता है, तो देश के विश्वविद्यालयों को और बेहतर बनाने की दिशा में। दूसरा जो है रोजगार के अवसर, इस दिशा में जो है स्नातकों के लिए मैं काम करूँगा। आज आप सौरव संवाद के इस पॉडकास्ट पे हैं, और एक ये ऐसा मंच है कि जहां मैं ये सुनना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात जो आपके मन में है, जो आपको लगता है कि किसी एक मंच पे मैं ज़रूर रखूं, जो कि बहुत दिनों से दबी हुई है, तो वो बात आपसे सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है, आपने तो पहले ही वो सवाल किया, अगर संसदीय राजनीति में कहीं भी जो है मुझे हिस्सेदारी मिलेगी, तो जो सवाल आप शुरुआत आप इस पॉडकास्ट में कर रहे थे, पहला सवाल तो जो है विश्वविद्यालयों के लोकतांत्रिककरण का सवाल, और उसका जो है मैं मानता हूँ, जैसे आप छात्र संघ के साथ साथ ये बात भी सोचा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों का लोकतांत्रिककरण कैसे हो। लोकतांत्रिककरण का तात्पर्य क्या है कि समाज क्या सोचता है, किस ढंग का विश्वविद्यालय बने, उस बारे में विश्वविद्यालयों में उन विचारों का आमेलन कैसे किया जाए, इसका सर्वत्र अभाव है। अब जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ले सकेंगे, पिछले कई वर्षों तक तो कार्यकारिणी ही नहीं थी, अभी कार्यकारिणी बनी है, उसमें समाज जीवन के जो है महत्वपूर्ण लोगों को लाया गया है। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण है, इलेक्टेड बॉडीज़ के माध्यम से विश्वविद्यालयों में संचालन की व्यवस्था ये रही है, ये हमारी परंपरा रही है। तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात, जो चूंकि आपने एक ही बात कहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में, और मैं जो
काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मैं एक लंबे अरसे से आज भी लड़ता हूँ। आज भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अगर छात्र संघ के सवाल पे बुला देंगे, बहुत लोग औचित्य भी खड़ा करते हैं, मेरे मित्र इत्यादि कहते भी हैं, कह रहे अब आप जो है इतना लंबा समय हो गया विश्वविद्यालय को छोड़े, आप विश्वविद्यालय के सवाल पे आपको बोलने का क्या औचित्य है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जिस छात्र राजनीति से आए हैं उसका कोई सवाल बनता है, और आज छात्र संघ आज भी नहीं है, तो मुझे चुप रहने की जरूरत नहीं, मुझे मुखरता के साथ बोलना चाहिए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाब के पर्दे निगाहों से उठाती हैं, हिम्मत मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरें ही तो आपको चलना सिखाती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ थे कद्दावर नेता, छात्र संघ राजनीति में एक हनक रखने वाले डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी। इनकी बातों को हम लोगों ने कट टू कट सुना। अब ये बातें संसद के गलियारों तक पहुँचेंगी, उन गलियारों से क्या फैसला होगा, क्या इनके सपने फिर से सच होंगे, क्या लोकतंत्र की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से गुलजार होगी, इन सारे प्रश्नों के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने हम लोग को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सौरभ जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो मेरे मन में उद्वेलन था, उन बातों को भी प्रकट करने का आपने अवसर दिया। इस हेतु मेरा मन आप और आपके प्रति और इस पॉडकास्ट में जो भी साथी सहयोगी हैं और श्रोताओं के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। जय हिंद, जय महामना।